स्वागतम। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो के कंटेंट हमने हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल एचएससीसी की प्रतिभागी पुस्तिका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट से लिए हैं। आपका और समय न गंवाते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे की बात बताता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बात करते हैं हम कार्यसूची। कार्यसूची का मतलब होता है कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या देखेंगे। पहला है कार्यक्रम के उद्देश्य। जिस कार्यक्रम में आप आए हैं, जीडीए में आए हैं, उसके उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग का परिचय यानी हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। अस्पताल में कौन कौन से विभिन्न विभाग होते हैं और कौन कौन से उपकरण जो अस्पताल में काम में लिए जाते हैं। जो पहली इकाई है दोस्तों, वह है कार्यक्रम के उद्देश्य। आप जीडीए से जुड़े हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो इससे जुड़े हैं, तो उसके उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कार्यक्रम के उद्देश्य जो पहला यूनिट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। कार्यक्रम की समीक्षा पढ़ेंगे, प्रशिक्षण द्वारा कौशल पढ़ेंगे और तीसरा है आधारभूत नियम। कार्यक्रम की समीक्षा क्या होती है दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य देखभाल उद्योग है, कार्य को प्रभावी रूप से करने के लिए आवश्यक व्यवहारात्मक, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल आपके पास होना जरूरी है। व्यवहार होना चाहिए एक जीडी वाले के पास, साथ के साथ एक बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंग आपकी जो स्किल होनी चाहिए, वो स्किल उसी हिसाब से होनी चाहिए। आपका जो कौशल होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए। प्रशिक्षण द्वारा कौशल में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता मानदंड को समझना। दूसरा, एक जीडीए की भूमिकाएं क्या क्या होती है, जिम्मेदारियां क्या होती है, यानी इस प्रशिक्षण में आप पढ़ेंगे आपकी जो जॉब रोल्स है, जॉब रोल्स क्या है। तीसरा है दबाव के दौरान भी शांत रहने की योग्यता। जब एक इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तब उस वक्त आपकी योग्यता को भांपा जाता है और उस वक्त आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, तुरंत निर्णय लेना होता है। वो होता है दबाव के दौरान भी शांत रहने की योग्यता। चौथा है कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। आप अपने कार्य को किस ढंग से कर रहे हैं, वो आता है कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। पांचवा है जल्दी से सोचने और समस्याओं के आने पर उनको हल करने की योग्यता। ये आता है दोस्तों एक जीडीए की इमरजेंसी रिस्पॉन्स में प्लानिंग, यानी आपातकालीन स्थिति में कैसे उसको निर्णय लेना और क्या योजनाएं बनानी है। अब बात करते हैं दोस्तों आधारभूत नियम कौन कौन से। समय पर आना और समय पर जाना। आधारभूत नियम का मतलब है बेसिक रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें समय पर आना, समय पर जाना, आप अपने टाइम के प्रति पंक्चुअल होने चाहिए। दूसरा है कार्यशाला के सभी चरणों में भागीदारी करें। तीसरा है सभी मोबाइल फ़ोन या बंद होने चाहिए या साइलेंट मोड में होने चाहिए। जब आप वर्क कर रहे हैं, ऑन जॉब होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं या प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, तो आप इरिटेट ना हो, खुद भी दूसरों को इरिटेट ना करें, तकलीफ ना हो, इस वजह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करें या साइलेंट मोड पर रखें। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हम दूसरी इकाई की, जिसका नाम है स्वास्थ्य सेवा उद्योग का परिचय, यानी हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। प्रशिक्षण द्वारा कौशल। स्वास्थ्य उद्योग दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है, यानी जो हेल्थ सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एक मेडिकल फील्ड का जो एक पर्सन होता है उसकी कितनी अहमियत है, जो रोगियों को उपचारात्मक, सुरक्षात्मक, पुनर्वास और दर्दनाक दवाओं के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। साथ के साथ जो हमारा भारत देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। तो इसमें जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि एक जो अस्पताल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ऊपर से लेके नीचे तक। पहला ऊपर से लेके नीचे तक देखें तो अस्पताल निदेशक जिसको कहते हैं, हॉस्पिटल का डायरेक्टर, सीओ जिसको कहते हैं, उसके नीचे होते हैं सीनियर चिकित्सक, लेखा और प्रशासन। सीनियर चिकित्सक के नीचे होता है जूनियर चिकित्सक। सीनियर चिकित्सक जो मेन डॉक्टर होता है, जूनियर चिकित्सक यानी रेजिडेंट डॉक्टर, उसके रेजिडेंट डॉक्टर के नीचे होते हैं सीनियर नर्स और कंपाउंडर। सीनियर नर्स के नीचे होती है जूनियर नर्स और जूनियर नर्स के नीचे होते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसको हम नर्सिंग सहायक भी कहते हैं। और एक नर्सिंग सहायक के नीचे होते हैं हाउस कीपिंग, साफ सफाई वाले कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड वाले और ड्राइवर। अब इस पे आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों।
एक हेल्थ केयर असिस्टेंट यानी नर्सिंग सहायक को किन परिस्थितियों में कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए? पहला है बेहद तनावपूर्ण, दूसरा संवेगात्मक रूप से थकाने वाली, तीसरा है पहला व दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह सी है, तीसरा जो है वह सही उत्तर है, बेहद तनावपूर्ण संवेगात्मक रूप से थकाने वाली। अब बात करते हैं हम दोस्तों तीसरी इकाई के बारे में, जिसका नाम है अस्पताल के विभिन्न विभाग। आप अस्पताल में जाएंगे तो कौन कौन से विभागों से आप वाकिफ़ होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो अस्पताल में विभिन्न विभाग होते हैं उनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। पहला है एनेस्थेटिक विभाग, दूसरा है कार्डियोलॉजी विभाग, तीसरा CSHD विभाग, चौथा है CCU विभाग, पांचवा है आपातकाल विभाग, छठा नवजात शिशु के लिए गहन देखभाल यूनिट, सातवां स्त्री रोग विभाग, आठवां ऑपरेशन थिएटर, नौवां पैथोलॉजी लैब, दसवां रेडियोलॉजी विभाग और 11वां है फार्माकोलॉजी विभाग। अब एक एक करके इन विभागों के बारे में बात करते हैं कि ये होते क्या है। एनेस्थेटिक विभाग जो होता है दोस्तों, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब आपकी जो संवेदना है, आपका जो सेंसेशन है उसको बिल्कुल नील करना है। जब ऑपरेशन में जाता है मरीज तब उस वक्त जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। शरीर के भाग को शून्य करने के लिए, उसकी संवेदना यानी सेंसेशन को कम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस विभाग को एनेस्थेटिक विभाग कहते हैं। इस विभाग में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एनेस्थीसिया प्रदान किया जा रहा है एक मरीज को। अब बात करते हैं हम दोस्तों आपातकाल विभाग, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इसे कैजुअल्टी विभाग भी कहते हैं। कैजुअल्टी का मतलब कोई अनहोनी घटित हो जाती अचानक, जैसे आप सड़क दुर्घटना हो गई, या फिर आपके नाक में से खून बहना शुरू हो गया, या आप गंभीर रूप से चोटिल हो गए, तो उन मरीजों को, उन रोगियों को आपातकाल इमरजेंसी विभाग में लाया जाता है, जो 24 घंटे उपलब्ध आपातकालीन सेवाएं जिसमें शामिल होती है और 24 घंटे सेवा प्रदान करता है। ये इस तरह से कुछ होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोलॉजी विभाग। जो दोस्तों इसमें जो कार्डियक शब्द आया, वो कार्डियक शब्द जो है हार्ट से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है। उन मरीजों को इसमें भर्ती किया जाता है जिनके हार्ट में यानी जिनके हृदय में तकलीफ होती है। अब इस पे एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। कार्डियोलॉजी विभाग में किस बीमारी संबंधी मरीज आते हैं? पहला है गुर्दे संबंधी, गुर्दे का मतलब होता है किडनी। दूसरा है हृदय संबंधी, तीसरा है मूत्र संबंधी, चौथा है मस्तिष्क से संबंधी। अभी हमने बात करी दोस्तों कार्डियोलॉजी विभाग, जिसमें कार्डियक शब्द किससे आया? हृदय से, हार्ट से आया। तो इसमें कौन से मरीज, कौन से बीमारी वाले मरीज आएंगे? इसमें हृदय संबंधी बीमारी वाले जो मरीज होंगे वो इसमें आएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों CSHD डिपार्टमेंट की। इसे केंद्रीय रोगाणुनाशक सेवा विभाग भी कहते हैं। किसी भी प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले उपकरणों को इस विभाग में रोगाणुनाशक किया जाता है। रोगाणुनाशक मतलब स्टरलाइज किया जाता है। ऑटोक्लेव प्रक्रिया में सर्जिकल उपकरणों को कीटाणुमुक्त किया जाता है। ऑटोक्लेव ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाप द्वारा 101 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा जाता है और कुछ दाब रखा जाता है, जिसमें ये जो जितने सर्जिकल उपकरण होते हैं इसमें क्या होते हैं? ऑटोक्लेव होते हैं, कीटाणु मुक्त होते हैं। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। CSHD विभाग में उपकरणों का क्या किया जाता है? पहला है उपकरणों को साफ किया जाता है, दूसरा उपकरणों को कीटाणु मुक्त किया जाता है, तीसरा उपकरणों को पानी में डुबोया जाता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है उपकरणों को कीटाणु मुक्त किया जाता है, यानी रोगाणु मुक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? हमने पिछली स्लाइड में बताया है। जो प्रक्रिया इसमें इस्तेमाल होती है वो ऑटोक्लेव प्रक्रिया होती है। उस ऑटोक्लेव प्रक्रिया द्वारा सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऑटोक्लेव प्रक्रिया में सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। इस तरह से कुछ होता है ये ऑटोक्लेव विभाग, CSHD विभाग इस तरह से कुछ होता है जिसमें सब रोगाणु मुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं स्त्री रोग विभाग, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट भी कहते हैं। महिलाओं संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे बांझपन है, या एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर श्वेत प्रदर जिसको कहते हैं सफ़ेद पानी का आना इत्यादि, वह सारी जो बीमारियां होती है उस बीमारी संबंधी जो विभाग होता है वह स्त्री रोग विभाग होता है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इस चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं हम ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेटिंग रूम भी कहते हैं, जहाँ सर्जिकल प्रक्रिया होती है, सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। ऑपरेशन थिएटर को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है ऑपरेटिंग रूम, दूसरा ऑपरेटिंग विश्राम गृह, तीसरा ऑप्टिंग कास्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, जहाँ सर्जिकल प्रक्रिया होती है उसे ऑपरेटिंग रूम भी कहते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से इस चित्र में दर्शाए गए ऑपरेटिंग रूम। रेडियोलॉजी विभाग कौन सा है दोस्तों? जहां विभिन्न इमेजिंग तकनीकों द्वारा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से प्रत्येक बीमारी का क्या किया जाता है? निदान किया जाता है। निदान यानी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन शामिल है। ये सीटी स्कैन की मशीन है जो रेडियोलॉजी विभाग के अंदर आती है। पैथोलॉजी लैब या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट क्लिनिकल लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां आपके या मरीजों के नमूने लिए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। खून का सैंपल लिया जाता है, थूक का सैंपल लिया जाता है, और इसमें दोस्तों ब्लड का सैंपल लिया जाता है। खून का लिया जाता है, ब्लड का लिया जाता है, और मूत्र का लिया जाता है सैंपल। इस तरह से कुछ चित्र में दर्शाया गया है कि ये पैथोलॉजी विभाग होता है। मेडिकल रिकॉर्ड विभाग क्या होता है? मेडिकल रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड और मेडिकल चार्ट आदि संबंधों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर एक रोगी के चिकित्सा इतिहास और देखभाल के रिकॉर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें आपका जो भी ट्रीटमेंट कराया आपने अस्पताल में, उन सब का रिकॉर्ड यानी डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज मेडिकल रिकॉर्ड विभाग में रखे जाते हैं 15 से 20 साल तक। इस तरह से कुछ चित्र में बताए गए मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ऐसा होता है। नवजात शिशु के लिए गहन देखभाल यूनिट, जिसको हम NICU कहते हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नवजात शिशु जो बच्चा जन्मा होता है उसको रखा जाता है उस डिपार्टमेंट में, उस कक्ष में, उसको कहते हैं NICU। इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं दोस्तों कि नवजात शिशु है, इसको फोटोथेरेपी की मशीन पर रखा गया है। फार्मासिस्ट विभाग क्या होता है? यह अस्पताल की एक सहायक शाखा है जो दवाओं संबंधी है। यहाँ पर दवाएं मिलती है, दवाओं संबंधी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों चौथी इकाई की, जिसका नाम है औजार एवं उपकरण। यानी वो सारे इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल और मेडिकल जो आपको अस्पताल में देखने को मिलेंगे जब आपकी पोस्टिंग होगी। पहला जो औजार है वो है भार तौलने की मशीन। भार तौलने की मशीन का प्रयोग मरीज के इलाज के वजन मापने के लिए किया जाता है। सही वजन, निदान, उपचार, सहायता, दवाई की खुराक में सहायता प्रदान करता है। ये वेइंग मशीन है। दूसरा है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, जिसको स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं। तीसरा है पट्टी, ड्रेसिंग बैंडेज। चौथा है टर्निकेट, जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है या खून का नमूना लिया जाता है तब ये क्या कर देते हैं, जिसका प्रयोग शिरा और धमनियों के सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। इसको हथेली पर बांध देते हैं। हथेली पर बांधने के बाद फिर एक सिरिंज से खून का नमूना लिया जाता है। पुतला, मैनीक्विन, जिस पर जो लैब में होता है और जिस पर आप क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यानी जिस पर आप क्या करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं आपकी ट्रेनिंग के दौरान। फिर होता है व्हील चेयर। व्हील चेयर का प्रयोग चलने में असमर्थ या चोटिल विकलांग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर करने के लिए। ट्रॉली का प्रयोग सर्जिकल उपकरणों को लाने व ले जाने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं दोस्तों? ये स्वयं और दूसरों को रोगाणु के फैलने से बचने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे गाउन है, मास्क, जो आप सभी जानते हैं, मास्क का भी उपयोग सब कर ही रहे हैं, कोरोना की बीमारी चल रही है। फिर उसके बाद हम ग्लव्स का उपयोग करते हैं, शील्ड का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमारी भी सुरक्षा करती है रोगाणुओं से और मरीज की भी करती है। अब इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं दोस्तों। भार तौलने की मशीन किस काम में ली जाती है? पहला है वजन मापने के लिए, दूसरा रक्तचाप मापने के लिए, तीसरा ब्लड शुगर मापने के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। तो पहला है वजन मापने के लिए ये प्रयोग की जाती है वेइंग मशीन। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? पहला है रक्तदाब मापी, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, तीसरा थर्मामीटर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो रक्तचाप मापने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वो होता है रक्तदाब मापी।
हमने औजार एवं उपकरण में देखा है दूसरे नंबर का जो है ब्लड प्रेशर मापने का स्फिग्मोमीटर, इसको हम कहते हैं रक्तदाब मापी यंत्र। पीपीई क्या है? पीपीई क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट, सर्जिकल उपकरण या उपरोक्त सभी। अभी हमने बात करी पिछली स्लाइड में, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को हम पीपीई कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी विद्यार्थी जीडीए का कोर्स करें, कृपया कर हमारे चैनल द्वारा जीडीए संबंधी और भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत कुछ हमारे चैनल से आपको नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेते समय आपको बस यही कहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय दोस्तों। सी यू सून गाइज।